नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंटों पर स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक का बात करने वाला हूं, वो हमारा टॉपिक है वित्तीय आपातकाल। हम वित्तीय आपातकाल से पहले आपको जो है राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल के बारे में बता चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका संविधान में प्रावधान कहाँ किया गया है। ये जो है हमारे भाग 18 में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है। अब आगे बात करते हैं जो ये वित्तीय आपातकाल होता है किसके द्वारा जो है लागू किया जाता है या किसके द्वारा उद्घोषणा किया जाता है। अगर उद्घोषणा की बात करते हैं, यह जो है कब लगाया जाता है और राष्ट्रपति इसको क्यों लगाता है। राष्ट्रपति द्वारा ही ये लगाया जाता है, लेकिन ये सिचुएशन कब होता है जब जो है भारत की वित्तीय स्थिरता हो गई और उसका जो साख है यानी जो उसका क्रेडिट है मैंने गंभीर खतरों से गुजर रहा होता है। तब राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर देता है। बात करते हैं गंभीर खतरा क्या होता है, यानी गंभीर खतरे कैसे होते हैं जो भारत के ऊपर आते हैं, जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है। चलिए बात करते हैं जो हमारा गंभीर खतरा है। जैसे जैसे भारत सरकार है, कर्ज ले लिया है और कर्ज अदा करने में असमर्थ है, तो जो है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट है जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है। जब विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारे देश के पास है एकदम से समाप्त हो जाता है या लगभग समाप्त हो चुका होता है, तो भी क्या है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो फेशियल डेफिसिट होता है, तो इतना अधिक जो है क्या है इतना अधिक हो जाता है, ये जो घाटा है हमारा इतना अधिक हो जाता है कि जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है, यदि दिवालियेपन की स्थिति में आ जाए, जब दिवालियेपन की स्थिति में आ जाए तो अपना कार्य जो है कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा, जो राष्ट्रपति होगा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर देगा। और हमारा नेक्स्ट अगर इसमें बात करें, जो हमारा बैंकिंग व्यवस्था होता है, जब वह बिल्कुल जो है डगमगा जाता है, अपना कार्य जो है सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाता है, तो भी जो है फाइनेंशियल जो सिचुएशन होते हैं सब बैंकिंग पे डिपेंड करते हैं, तो हमारा राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर देता है। अगर मैं वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा करने की प्रक्रिया की बात करूं, ये उद्घोषणा कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो वित्तीय आपातकाल होता है, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है इसे लागू करती है, ना कि स्वयं के विवेक से इसको लागू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या इसको जो है संसद के जो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। जी हाँ बिल्कुल, इसकी जो स्वीकृति होती है लोकसभा से भी चाहिए, राज्यसभा से भी चाहिए। इसका अनुमोदन होने के बाद ही जो है इसे लागू माना जाता है। बात करते हैं इसे यदि लोकसभा भंग रहती है तो राज्यसभा के द्वारा इसे 2 माह के भीतर मंजूरी प्रदान किया जाता है। अगर दोनों कार्य में हैं, भंग नहीं है, तो भी जो है 2 माह के भीतर इसको जो है मंजूरी प्रदान किया जाना चाहिए। यदि लोकसभा भंग है तो भंग होने की स्थिति में लोकसभा जब पुनर्गठन होगा लोकसभा का, तो जो है 30 दिन के भीतर इसको जो है पारित करना होगा, यानी मंजूरी प्रदान करना होगा, अन्यथा जो है ये जो है वित्तीय आपातकाल नहीं माना जाएगा। ठीक, ये प्रक्रिया आप समझ चुके होंगे। अगर इसकी अवधि की बात करते हैं, अवधि में इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती, यानी वित्तीय आपातकाल कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल आपने पढ़ा और राज्य आपातकाल आप पढ़ा, उसमें जो है सिचुएशन दिया रहता था इतने माह तक रहेगा, उसके बाद फिर आगे अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी, यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो वहीं स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इसमें इस तरह से कोई सिचुएशन नहीं है, इसलिए इसका कोई समय सीमा नहीं है। और यदि जो वित्तीय आपातकाल होता है ये जो है एक बार लागू हो जाने पर अनिश्चित काल तक क्या है ये विद्यमान रहता है, जब तक कि ये राष्ट्रपति द्वारा समाप्त नहीं किया जाता है। ठीक, अगर इसके हम अन्य कुछ तथ्य को बात करें, यानी इतिहास से कुछ जोड़ के इसके तथ्य को बात करें, तो जो हमारा 1991 था, उस समय जो है ऐसी आर्थिक संकट आया था कि देश में जो है वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति आ गई थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। तो उस समय जो था एलपीजी रिफॉर्म हुआ, तो इसमें जो है सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म के माध्यम से जो है सिचुएशन को हैंडल कर लिया और जो है वित्तीय आपातकाल से स्थितियां जो है सुधर गई। आगे जो है मेरा कंटिन्यू जो है प्रशासन चलता रहा। ठीक, ये हमने रिफॉर्म के बारे में आपको बता दिया।
और ये जो वित्तीय संकट यानी आर्थिक संकट कैसे आया था, तो इसमें संकट ऐसे आया था, जो हमारा आईएमएफ है, तो हमारा भारत जो है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्या ले लिया था, ऋण ले लिया था। जब आप किसी से ऋण लेंगे तो उसके पास हमें सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड रखना होता है, यानी सोना रखना हुआ था। तो सोना वहाँ पे जो है रख दिया। सोना रखने के बाद जो है यहाँ जो आर्थिक संकट आ गया, तो जब उसके पास एफडीआई यानी विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो जाएगा, तो उसे वित्तीय आपातकाल जो है घोषणा करना होगा। ठीक, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल का देश पर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी जो राज्य होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अतः जो राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं या केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः हमारे जो न्यायपालिका हैं, न्यायपालिका जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके कर्मचारी न्यायाधीश के वेतन भत्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसमें कटौती होगा, क्या नहीं होगा। चलिए इसको हम आगे बात करते हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, फिर बात करेंगे इसके क्या परिणाम क्या होते हैं। ठीक, चलिए आगे आप देखते रहिए। जो इसका प्रभाव होता है, हम पहुँचे थे प्रभाव पे। जो इसका प्रभाव होता है, राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्र और राज्य के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा संसद का जो अधिकार है, जो वित्तीय नियंत्रण है, पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं राज्य की बात करता हूँ। जो राज्य होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो वहाँ के कानून व्यवस्थाएं होती हैं वित्तीय से संबंधित, उस पे जो होता है राज्य का नहीं बल्कि जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। और वहीं जो बात करते हैं वहाँ का जो निर्णय वगैरह लेना होगा वित्तीय मामलों पर, वो जो है राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं लिया जाएगा। वहाँ जो है बाध्यताएं आ जाती हैं, बैरियर्स आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके जो वेतन भत्ते होते हैं उसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा आदेश के माध्यम से कटौतियाँ की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा बात आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका पे भी वही सिचुएशन है। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, जो न्यायपालिकाएँ होती हैं, उसके जो है न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में जो है कटौतियाँ की जा सकती हैं। और संसद की वित्तीय नियंत्रण की बात करें तो जो संसद होता है, संसद को यह अधिकार हो जाता है वह जो है राज्यों की वित्तीय मामलों पर जो है नियंत्रण रखे। ठीक, बाकी जो कर होता है, जो बजट होता है, जो व्यय होता है, उस पे जो है केंद्र का जो है अंतिम निर्णय होता है, ना कि जो है राज्य का। राज्य से उसके अधिकार को छीन लिया जाता है, वो जो है संसद के पास चला आता है, यानी केंद्रीकरण हो जाता है। ठीक, बाकी अब इसी के आधार पे हम इसके परिणाम को देख लेते हैं। इसमें परिणाम में यही बताया गया है, जो इसकी राज्यों की स्वायत्तता होती है, जो स्वतंत्रता होती है, वो क्षीण हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और जो वित्तीय मामलों का जो डिसीजन करने का पावर होता है वो केंद्र के पास चला जाता है, यानी वित्तीय केंद्रीकरण का जन्म हो जाता है। और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रताएं होती हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि न्यायपालिकाओं को जो है सबसे स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन जब वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो उस सिचुएशन में जो न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता है उस पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने बताया आपको, जो है न्यायपालिका के जो जजेज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके वेतन भत्तों में जो है कटौती का प्रावधान जो है वित्तीय आपातकाल में बताया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। हमने जो है स्टार्टिंग से आपको बताया, यानी इस लगता क्यों है, कौन लगाता है, उसके बाद प्रक्रिया लगाने की क्या है, अवधि क्या होता है, इससे कुछ ऐतिहासिक तथ्य मैंने बताया। जैसे इसको एलपीजी के माध्यम से जो है जो 1991 में सुधार किया गया, नहीं तो उस टाइम जो है वित्तीय आपातकाल लगने का सिचुएशन आ गया था। फिर मैंने प्रभाव बताया, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, यानी राज्यों पे भी पड़ सकता है, केंद्र राज्य के जो कर्मचारी हैं उन पे पड़ सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है, यानी वेतन भत्तों में कटौती। उसके बाद संसद की वित्तीय नियंत्रण की शक्तियाँ जो है बढ़ जाती हैं, उसको अधिकार हो जाता है, राज्यों की शक्तियाँ छीड़ हो जाती हैं। यहीं से जो है वित्तीय केंद्रीकरण का जन्म हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। धन्यवाद।